क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी खास इंसान से मामूली सी बातचीत करने के बाद भी आप धीरे-धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ मौसम या शाम के प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक आप दुनिया के हर गुनाह के लिए जिम्मेदार ठहरा दिए गए। जाना-पहचाना लगता है ना? आज हम उसी सबसे खास और असरदार तरीके के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्ट को उसकी सही जगह दिखाए और अपने दिमाग पर उसके असर को हमेशा के लिए खत्म करे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपके हाथ में एक ऐसा हथियार होगा जो खेल के सारे नियम बदल कर रख देगा। बहुत से लोगों को लगता है कि सबसे अच्छा बचाव हमला करना या गुस्सा दिखाना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। सच तो यह है कि किसी मैनिपुलेटर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो शायद आपको अभी समझ ना आए। अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या आपने कभी किसी टॉक्सिक इंसान से बहस जीतने की कोशिश की है और उसका अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और इस समस्या की गहराई को समझते हैं। आजकल नार्सिसिस्ट शब्द हर जगह सुनने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ वो इंसान नहीं है जो बार-बार आईना देखता है या जिसे सेल्फी लेना पसंद है। असल में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या इस तरह का स्वभाव एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। ऐसे मैनिपुलेटर की शख्सियत के पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन और आत्मविश्वास की भारी कमी छिपी होती है। खुद को इस दर्द से बचाने के लिए वे एक झूठा और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया ईगो बना लेते हैं, और इस झूठे ईगो को जिंदा रखने के लिए उन्हें लगातार बाहर से खुराक की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक इसे नार्सिसिस्टिक रिसोर्स कहते हैं। ये खुराक और कुछ नहीं बल्कि आपकी भावनाएं हैं, आपकी तारीफ, आपका डर और यहां तक कि आपके आंसू भी। आपको मानसिक रूप से परेशान करके ही उन्हें ताकत मिलती है, और जैसे ही आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे, आप अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ा देंगे। तो चलिए अब सीधे काम की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है ग्रे रॉक मेथड। जरा कल्पना कीजिए कि सड़क के किनारे एक साधारण सा स्लेटी पत्थर पड़ा है। क्या उसे देखकर आपके मन में कोई इमोशन आता है? शायद कभी नहीं। आप तो उस पर ध्यान तक नहीं देते। बस किसी भी मैनिपुलेटर के लिए आपको वैसा ही उबाऊ और बेमतलब का पत्थर बनना है। यह तरीका उस आम धारणा को तोड़ता है कि किसी हमलावर से हमेशा लड़ना या ऊंची आवाज में अपनी बात साबित करना जरूरी है। याद रखिए, एक नार्सिसिस्ट आपसे हमेशा ड्रामे की उम्मीद करता है। वो चाहता है कि आप रोए, चिल्लाए या बेबस होकर सफाई दे। जैसे ही आप ये रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, समझिए आपने उसकी ऑक्सीजन ही काट दी है। एक मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कोई आपके लुक्स पर कोई चुभती हुई बात कहता है। अब चिल्लाने या रोने के बजाय आप बस अपने कंधे उचकाते हैं और बिल्कुल शांत और सपाट लहजे में कहते हैं, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। बस बात यहीं खत्म। कोई इमोशन नहीं। ये व्यवहार सामने वाले को तुरंत निहत्था कर देता है। आपकी ये बोरियत ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन तब क्या करें जब भावनाएं अंदर से बाहर आने के लिए छटपटाने लगे? अपनी सुरक्षा का दूसरा सबसे जरूरी कदम है अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर बनाना। आपको यह अच्छी तरह समझना होगा कि आपके पास बिना किसी सफाई या स्पष्टीकरण के ना कहने का पूरा अधिकार है। जहरीले लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे आपकी सीमाओं को एक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह देखते हैं। वे बार बार आपके बंद दरवाजों को खटखटाएंगे। यहां आपको एक बेहद सरल तकनीक अपनानी होगी: नतीजों का साफ ऐलान करना। आप सिर्फ सामने वाले से विनती नहीं करते कि वो आपसे तमीज से बात करे, बल्कि आप एक नियम तय करते हैं और साथ ही उसके उल्लंघन की सजा भी बता देते हैं। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करने लगे या बदतमीजी पर उतर आए। आप शांति से कहिए, अगर तुम चिल्लाना जारी रखोगे
तो मैं अभी यहां से चला जाऊंगा और हम अगले 3 दिनों तक कोई बात नहीं करेंगे। और यहां सबसे अहम बात यह है कि अगर वह चिल्लाना बंद न करे तो आपको सच में वहां से उठकर चले जाना है। यह सोचना कि समझदार लोग हमेशा बात करके मसला सुलझा सकते हैं सिर्फ एक भ्रम है, खासकर जब पाला किसी चालबाज इंसान से पढ़ा हो। ऐसे लोग बातों की भाषा नहीं बल्कि आपके कड्डी एक्शन की भाषा समझते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तत्व की, जिसे इमोशनल स्टारवेशन यानी भावनाओं की भूख का सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक मैनिपुलेटर आपकी प्रतिक्रियाओं पर ही पलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का असली खेल क्या है? जब आप किसी नार्सिसिस्ट को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बातों से आपको तकलीफ हो रही है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप उसकी संवेदना या जमीर को जगा रहे हैं, लेकिन असल में उसे यह महसूस होता है कि उसका आप पर पूरा कंट्रोल है। उसके लिए यह एक बड़ी जीत है। उसने बस एक बटन दबाया और आप रोने लगे। इसीलिए अपनी कमियों और कमजोरियों को छिपाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे इंसान के साथ कभी भी अपने गहरे डर या अपनी उलझनें साझा न करें। एक सीधा सा उदाहरण लीजिए। आप काम के तनाव को लेकर परेशान हैं और हमदर्दी की उम्मीद में उसे सब बता देते हैं। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों बाद वह इसी जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और वो भी तब जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। आपकी भीतरी दुनिया उसके लिए एक बंद दरवाजा होनी चाहिए जहां उसकी पहुंच बिल्कुल न हो। चौथा कदम है अपनी सच्चाई पर फिर से अपना अधिकार पाना। जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं वे सच को मरोड़ने में उस्ताद होते हैं। वे आपके चेहरे पर देखकर इतनी सफाई और आत्मविश्वास से झूठ बोलेंगे कि आपको खुद अपनी समझ और मानसिक स्थिति पर शक होने लगेगा। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। इससे बचने का सबसे कारगर तरीका यह है कि आप अपनी सच्चाई को सही साबित करने के लिए उनसे सहमति मांगना बंद कर दें। एक बात गांठ बांध लें, आप उन्हें कभी यह नहीं मनवा पाएंगे कि उन्होंने झूठ बोला है। वे आखिरी वक्त तक अपनी बात पर अड़े रहेंगे। इसलिए जब वे आपसे कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह सब तुम्हारा वहम है, तो आपकी प्रतिक्रिया बस इतनी होनी चाहिए, मेरी यादों में यह बात अलग है और मुझे अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा है। बस, बात खत्म। न कोई बहस करे, न कोई सबूत पेश करे। आप सही हैं या नहीं, इसके लिए आपको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक हरा सेब देख रहे हैं और कोई आपसे जिद करे कि वह नीला है। क्या आप उस इंसान से उलझेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि सेब हरा है और आपके लिए बस इतना ही काफी है। हमारी आत्मरक्षा की दीवार की पांचवी ईंट है सफाई देने या बहाने बनाने से इनकार करना। मनोविज्ञान में एक बहुत ही असरदार नियम है, कभी न सफाई दें, न बहस करें, न अपना बचाव करें और न ही स्पष्टीकरण दें। जैसे ही आप सफाई देना शुरू करते हैं, आप अनजाने में खुद को दोषी की स्थिति में डाल देते हैं। और एक मैनिपुलेटर को बिल्कुल यही चाहिए होता है। वह आपसे उकसाने वाले सवाल इसलिए नहीं पूछता कि उसे जवाब जानना है, बल्कि इसलिए पूछता है ताकि आप हड़बड़ा जाएं और अपना बचाव करने लगे। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कोई आपको टोकता है, तुमने फिर से वैसा क्यों नहीं किया जैसा मैंने कहा था। अगर आप इसके कारण बताने लगे तो समझो आप वहीं हार गए। इसके बजाय बातचीत की कमान अपने हाथ में लें और सवाल के बदले सवाल करें, तुम्हें इस वक्त इस बात की इतनी चिंता क्यों हो रही है? या बस सीधा सा जवाब दे, मैंने यह फैसला लिया क्योंकि मुझे यही सही लगा। याद रखें, आप अपनी सफाई में जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले के पास विवाद को खींचने के उतने ही कम मौके होंगे। छठे भाग में हम बात करेंगे सही खामोशी के जादू की। अक्सर हमें लगता है कि बातचीत के बीच में सन्नाटा नहीं होना चाहिए, और अगर चुप्पी है तो वो किसी कमजोरी या शर्मिंदगी की निशानी है। लेकिन जहरीले यानी टॉक्सिक लोगों से निपटने के लिए यही खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई मतलबी इंसान आप पर कोई बेतुका इल्जाम लगाए या आपको बहस के लिए उकसाने की कोशिश करे, तो वो आपके तुरंत जवाब का इंतजार करता है।
उसे इंतजार ही करने दे। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे, एक गहरी सांस ले और छोड़े, और बस 10 सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो जाए। यकीन मानिए, हेर फेर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये 10 सेकंड सदियों जैसे लगेंगे। ये सन्नाटा उसके पूरे खेल को बिगाड़ देता है। उस पल उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसकी बात बिना किसी जवाब के हवा में लटक कर रह जाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी फैमिली डिनर पर कोई आपसे बदतमीजी करता है। मेज से गुस्से में उठकर जाने के बजाय आप धीरे से अपना कांटा, फोर्क नीचे रखें, पूरी शांति के साथ उस इंसान की तरफ देखें और फिर किसी दूसरे मेहमान की ओर मुड़कर शांति से विषय बदल दें। मनोवैज्ञानिक तौर पर अपनी धाक जमाने का यह सबसे शानदार तरीका है। सातवीं रणनीति है तथ्यों को जुटाना। जोड़ तोड़ करने वाले लोगों से बात करना अक्सर भावनाओं, शोर शराबे और उलझन के किसी घने कोहरे जैसा बन जाता है। यहां आपका काम है एक शांत और निष्पक्ष गवाह बनना। अगर बात काम की है तो हर समझौते को लिखित में रखें, और अगर ये निजी रिश्ते हैं तो हर जरूरी बातचीत के बाद अपनी डायरी या फोन में नोट्स जरूर बना लें। ये नोट्स इसलिए नहीं है कि आप उन्हें सबूत के तौर पर दूसरों को दिखाएं। हम पहले ही जान चुके हैं कि उन्हें कुछ भी साबित करना बेकार है। ये तथ्य सिर्फ आपके अपने लिए है। जब अगली बार आपके मन में खुद पर शक पैदा हो और आप सोचें कि शायद मैं ही गलत हूं या मैं ही जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं, तब आप इन नोट्स को पढ़ें। जब आप उन सादे तथ्यों को देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि समस्या आप में नहीं है। ये बातें आपको फिर से हकीकत की ठोस जमीन पर ले आएंगी। जो भावनात्मक जहर वे आपके अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्य ही उसका सबसे असरदार तोड़ है। आठवां रहस्य है प्रोजेक्शन की प्रक्रिया को समझना। यह बात वाकई आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। वो सारी कड़वी और चुभने वाली बातें जो एक नार्सिसिस्ट आपके बारे में कहता है, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। असल में वह आपके जरिए खुद का ही वर्णन कर रहा होता है। इसे ही साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर वह आप पर स्वार्थी होने का आरोप लगाता है, तो इसका मतलब है कि उस पल वह खुद के भीतर स्वार्थ महसूस कर रहा है, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं है। अगर वह चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए कि यह उसका अपना सबसे गहरा डर है, जिसे वह आप पर थोप रहा है। जब आप इस हकीकत को समझ लेंगे, तो आप उनकी बातों को दिल से लगाना छोड़ देंगे। इसका एक सटीक उदाहरण देखिए। वह आपको असंतुलित या पागल उस वक्त कहता है जब वह खुद गुस्से में अपना आपा खो रहा होता है। ऐसे में आपका काम बस इतना है कि आप उसे एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह देखें जो अंधेरे से डर रहा है। मन ही मन खुद से कहे, यह मेरे बारे में नहीं है, यह उसका अपना अंदरूनी दर्द है। और यकीन मानिए, उसी पल से उनके शब्द आपको चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। हमारी रणनीति का 9वां बिंदु है शब्द जाल या वर्ड सैलेड का डटकर मुकाबला करना। वर्ड सैलेड हेरफेर करने वालों यानी मैनिपुलेटर्स का सबसे पसंदीदा हथियार है। इसमें वे बिना सिर पैर की लंबी और उलझी हुई बातें करते हैं, एक मुद्दे से दूसरे पर कूदते हैं और बेवजह 10 साल पुरानी बातों को बीच में ले आते हैं। इस पैंतरे का असली मकसद आपको कंफ्यूज करना और मूल मुद्दे से आपका ध्यान भटकाना होता है। आमतौर पर माना जाता है कि सामने वाले को समझने के लिए उसे गौर से सुनना चाहिए, लेकिन यहां यह नियम काम नहीं करता। जैसे ही आपको लगे कि बातचीत भटक गई है और आप भूलने लगे हैं कि बात शुरू कहां से हुई थी, तो अटकी हुई सुई वाली तकनीक, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक अपनाएं। फौरन असल मुद्दे पर वापस आएं और कहें, आपकी बातें दिलचस्प हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम इस खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस वाक्य को तब तक दोहराते रहे जब तक जरूरी हो। खुद को बातों के इस भंवर में न फंसने दें और अपना पूरा फोकस सिर्फ एक ही बात पर बनाए रखें। 10वीं रणनीति माफी के प्रति सही नजरिए को लेकर है। आपको एक बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए, किसी अहंकारी या नार्सिसिस्टिक इंसान से कभी भी सच्ची माफी की उम्मीद न रखें। अगर वे माफी मांगते भी हैं
तो वह किसी ताने जैसा लगता है, जैसे कि मुझे दुख है कि तुम इतनी ज्यादा संवेदनशील हो, या माफ करना अगर तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। ये माफी नहीं, बल्कि आप पर लगाए गए छिपे हुए इल्जाम है। यहां आपकी रणनीति यह है कि आप उनसे पछतावे की मांग करना बंद कर दें। उनके नजरिए में आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप इस भ्रम को छोड़ देंगे, आपके मन का बोझ 1000 गुना कम हो जाएगा। बस इस सच को स्वीकार कर लें, यह व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा। इस कड़वे सच का एहसास आपको उस मानसिक ऊर्जा को बचाने में मदद करेगा जिसे आप अब तक बेकार की बहसों और सफाई देने में बर्बाद कर रहे थे। 11वां कदम है अपने गिल्ट यानी अपराध बोध पर काम करना। नार्सिसिस्ट लोग एक माहिर सर्जन की तरह होते हैं, जो आपके जमीर की सबसे दुखती रग को पहचानना बखूबी जानते हैं। वे अक्सर आपके कर्तव्य, दया और पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाकर आप पर दबाव डालते हैं। यह सबसे जरूरी है यह समझना कि असली गलती और आप पर थोपे गए टॉक्सिक गिल्ट के बीच क्या फर्क है। खुद को परखने के लिए एक सीधा सवाल पूछे, क्या मैंने वाकई कोई कानून तोड़ा है या किसी बुनियादी नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन किया है? अगर आपने महज पैसे उधार देने से मना कर दिया है या अपनी इकलौती छुट्टी वाले दिन कहीं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना चुना है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। यह आपका अधिकार है। जैसे ही आपको उस इंसान की वजह से खुद में बेबसी या अपराध बोध महसूस होने लगे, फौरन रुके और खुद से कहे, यह मेरी भावना नहीं, बल्कि सामने वाले का फैलाया हुआ जाल है। मुझे अपने आराम और सुकून का ख्याल रखने का पूरा हक है। अपनी जरूरतों को अहमियत देना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। 12वां हिस्सा है हकीकत को पूरी तरह स्वीकार करना। हम अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं कि अगर हम खुद को एकदम परफेक्ट बना ले या सामने वाले को बहुत ज्यादा प्यार दे, तो शायद वो बदल जाएगा। ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। जरा सोचिए, क्या आप किसी बिल्ली को भौंकना सिखा सकते हैं? आप इसमें सालों लगा दे, गुस्सा करे या घंटों रोए, लेकिन बिल्ली कभी नहीं भौंकेगी। नार्सिसिज्म इंसान के व्यक्तित्व की एक बहुत गहरी संरचना है। यह आपके प्यार या आपके समझाने बुझाने से नहीं बदलता। अब आपकी सबसे बड़ी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप किसी चमत्कार की उम्मीद छोड़ दास दें। उस इंसान को बिना किसी गुलाबी चश्मे के देखे, उसकी मीठी बातों या सुनहरे भविष्य के सपनों के बजाय उसके असल बर्ताव और हरकतों पर गौर करें। जब आप हकीकत को वैसा ही अपना लेंगे जैसी वो है, तो उसे बदलने की आपकी सारी जेद अपने आप खत्म हो जाएगी, और तभी आप यह सोच पाएंगे कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। आपकी सुरक्षा का 13वां और अहम कदम है एक सुरक्षित सामाजिक दायरा बनाना। जहरीली मानसिकता वाले लोग हमेशा अपने शिकार को अकेला करने की कोशिश करते हैं। वे आपके दोस्तों की बुराई करेंगे, परिवार से आपको दूर करेंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ वे ही आपका भला चाहते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि आप हकीकत से कट जाए और आपके पास मदद के लिए कोई रास्ता न बचे। इसलिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अच्छे और समझदार लोगों से रिश्ते बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना है। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपको सही और निष्पक्ष राय दे सके। कभी कभी किसी तीसरे इंसान को अपनी स्थिति बताने भर से ही आपको समझ आ जाता है कि देखो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जब सामने वाला व्यक्ति आपको मानसिक रूप से कमजोर या गलत साबित करने की कोशिश करेगा, तब यही बाहरी सहारा आपकी ढाल बनेगा और आपको टूटने नहीं देगा। खुद को दुनिया से अलग थलग मत होने दीजिए। 14वीं रणनीति हमें छिपे हुए हमलों को पहचानना सिखाती है। हर चालाक इंसान चिल्लाकर या हंगामा करके हमला नहीं करता। एक खास तरह के छिपे हुए नार्सिसिस्ट भी होते हैं, जो हमेशा खुद को एक बेचारे शिकार की तरह पेश करते हैं। वे गहरी आहें भरेंगे, उदास चेहरा बनाएंगे और अपनी हर हरकत से यह जताएंगे कि आपने उनका दिल दुखाया है। उनका असली मकसद आपको अपराधी महसूस करा के अपने इशारों पर नचाना होता है। यह बचाव का तरीका बहुत सीधा है। जब तक कोई आपसे खुलकर मदद न मांगे, उसे बचाने की कोशिश न करें।
अगर कोई मुंह फुलाकर चुपचाप बैठा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ डच दे। उससे ये मत पूछिए कि क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। बस थोड़ा धैर्य रखे और अपने काम में लगे रहे। अगर उन्हें वाकई कुछ चाहिए तो उन्हें एक समझदार वयस्क की तरह बोलकर अपनी बात कहनी होगी। पैसिव अग्रेशन यानी इस दबी हुई कड़ीडी डेचवाहट को नजरअंदाज करना ही इसे खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है। 15वां कदम है बदनामी के लिए तैयार रहना। जब एक नार्सिसिस्ट को महसूस होता है कि उसका आप पर से नियंत्रण खत्म हो रहा है तो वह अपना सबसे घातक हथियार निकालता है। वह आपके सभी जान पहचान वालों को यह बताना शुरू कर देता है कि आप कितने बुरे इंसान हैं। मनोविज्ञान में इसे स्मीयर कैंपेन यानी बदनाम करने की साजिश कहा जाता है। इस मोड़ पर आप सबसे बड़ी गलती यह कर सकते हैं कि आप हर किसी के पास जाकर अपनी सफाई देने लगे और खुद को सही साबित करने की कोशिश करें। ऐसा करना सिर्फ आपकी घबराहट और कमजोरी को दिखाएगा। आपकी सबसे सही रणनीति है पूरी तरह शांत रहना। जो लोग आपको वाकई जानते और समझते हैं वे इन झूठी कहानियों पर कभी यकीन नहीं करेंगे, और जो लोग इन अफवाहों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं समझ लीजिए कि वे आपकी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं हैं। ऐसे कचरे को खुद अपनी जिंदगी से बाहर जाने दें। इस बेबुनियाद बदनामी के बीच आपकी गरिमापूर्ण चुप्पी किसी भी सफाई या दलील से कहीं ज्यादा असरदार साबित होगी। 16वां बिंदु आपकी आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। याद रखिए, किसी भी तरह की निर्भरता, चाहे वो आर्थिक हो, रहने की जगह को लेकर हो या भावनात्मक, सामने वाले मैनिपुलेटर के हाथ में एक हथियार की तरह होती है। अगर आप किसी जहरीले रिश्ते में फंसे हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता खुद को स्वतंत्र बनाना होनी चाहिए। पैसे बचाना शुरू करें, चाहे वह छोटी सी रकम ही क्यों न हो। कमाई के नए जरिए तलाशें और अपने हुनर को फिर से निखारें। जब आपके मन में यह विश्वास आता है कि आप किसी भी पल यहां से जा सकते हैं तो इससे एक कमाल की आंतरिक शक्ति पैदा होती है। आपकी यह ताकत बिना बोले ही सामने वाले को महसूस होने लगती है। जैसे ही उस इंसान को यह एहसास होता है कि आप उन पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है, उनका दबदबा अपने आप कम होने लगता है। सच्ची आजादी ही वह नींव है जो आपको किसी भी नकारात्मक रिश्ते में अटूट बनाती है। 17वीं रणनीति है खेल को छोड़ देना। अक्सर जब लोगों को यह एहसास होता है कि उनका पाला किसी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध इंसान से पड़ा है तो वे बदला लेने की सोचने लगते हैं। वे मनोविज्ञान की किताबें पढ़ने लगते हैं ताकि उन्हीं की चालों से उन्हें मात दे सके और उनके अपने ही खेल में उन्हें हरा सके। लेकिन यकीन मानिए, यह रास्ता कहीं नहीं जाता। आप ताश की मेज पर किसी शातिर जुआरी को कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि उसके लिए वह खेल ही उसकी पूरी जिंदगी है, जबकि आपके लिए यह महज एक छोटा सा किस्सा। बदला लेने की कोशिश में आप अपनी ऊर्जा उसी इंसान पर बर्बाद करते रहते हैं। आपका दिमाग हर वक्त उन्हीं के ख्यालों में उलझा रहता है। असली जीत अपनी बात को ऊपर रखने या आखिरी शब्द बोलने में नहीं है, बल्कि उस इंसान में अपनी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म कर देने में है। जिस दिन आपको इस बात से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाए कि वह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है या कैसे जी रहा है, तभी समझ लीजिए कि आप वाकई जीत गए हैं। उनके खेल का हिस्सा मत बनिए, बस उस मैदान से बाहर निकल आइए। 18वां कदम है शुगर शो को पहचानना। आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि क्रूरता भरे व्यवहार या आपके दूर होने के बाद मैनिपुलेटर अचानक एक बेहद परफेक्ट इंसान बन सकता है। वो आपको तोहफे देगा, मीठी मीठी बातें करेगा और कस्में खाएगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। याद रखिए, यह पछतावा नहीं है, यह आपको वापस शोषण के उसी चक्र में खींचने की एक सोची समझी चाल है। रणनीति बिल्कुल साफ है। उसकी इन मीठी बातों को सुने जरूर, लेकिन उसके एक शब्द पर भी यकीन न करें। हालात को गहराई से परखे और खुद से पूछे, यह अच्छा बर्ताव आखिर कब तक टिकेगा। आंकड़े बताते हैं कि यह प्यार भरा दौर समय के साथ छोटा होता जाता है और इसके बाद होने वाले हमले और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इन दिखावे के इशारों को उस कड़वे सच को मिटाने न दे
जो उसने आपके साथ अभी हाल ही में किया था। अपनी सोच को व्यावहारिक रखें और दिमाग को पूरी तरह शांत। 19वां सूत्र है अपना पूरा ध्यान पूरी तरह खुद पर वापस लाना। सालों तक किसी टॉक्सिक रिश्ते में रहने के बाद आपको सामने वाले का मूड भांपने की आदत हो जाती है। आप सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले यही सोचते हैं कि आज उनका मिजाज कैसा होगा। अब आपकी सबसे बड़ी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप ध्यान की उस रोशनी को 100% अपनी तरफ मुद्दा लें। खुद से सवाल करना शुरू करें, मैं अभी क्या चाहता हूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मेरी जरूरतें क्या हैं? कोई नया कोर्स शुरू करे, कोई शौक पाले या अपनी सेहत पर ध्यान दे। आपकी जिंदगी में जितनी ज्यादा जगह आपकी अपनी पसंद की चीजें लेंगी, किसी मैनिपुलेटर के लिए वहां उतनी ही कम जगह बचेगी। आपको अपनी जिंदगी की फिल्म का मेन हीरो खुद बनना है और इन तमाम टॉक्सिक लोगों को पीछे खड्डी उस मामूली भिड्डे का हिस्सा बन जाना चाहिए जिसका कोई महत्व नहीं होता। और अब आता है 20वां कदम। यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे असरदार रणनीति है, जीरो कॉन्टैक्ट रूल। अगर हालात इजाजत दें तो इस इंसान को अपनी जिंदगी से पूरी तरह और हमेशा के लिए मिटा दे। सोशल मीडिया से लेकर फोन तक हर जगह इन्हें ब्लॉक कर दे और संपर्क का कोई भी रास्ता न छोड़ दे। अगर बच्चों या काम की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो मिनिमल कॉन्टैक्ट यानी कम से कम संपर्क का रास्ता अपनाएं। आपकी बातचीत सिर्फ काम की बातों तक सीमित होनी चाहिए, बिल्कुल औपचारिक और रूखा लहजा। और बेहतर होगा कि बात सिर्फ लिखित रूप में ही हो। न तो त्योहारों की बधाई देनी है और न ही उनका हालचाल पूछना है। इसे क्रूरता मत समझिए, यह आपकी मानसिक शांति के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच है। जब तक आप जहर के उस स्रोत से पूरी तरह दूर नहीं होंगे, आपका मन और दिमाग कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अपनी सुध लेने और एक नई शुरुआत करने का यही एकमात्र रास्ता है। तो अब हम सबसे जरूरी और अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं। इन सभी 20 कदमों में आखिर वो कौन सी बात है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध इंसान से निपटने का असली तरीका उनसे लड़ना है ही नहीं। राज की बात यह है कि आपको बस उनका आसान शिकार बनना बंद करना होगा। जीत उसकी नहीं होती जो सबसे तेज चिल्लाता है या सबसे अच्छे तर्क देता है। असल में जीतता वो है जो इस जहरीले खेल को खेलने से ही मना कर देता है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, अपनी मजबूत सीमाएं तय करते हैं और अपना पूरा ध्यान वापस अपनी जिंदगी पर ले आते हैं, तो वो मैनिपुलेटर आप पर अपना सारा काबू खो देता है। उसके बाद वो आपके लिए बस पीछे बजने वाले एक शोर जैसा रह जाता है जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, एक बेजान पत्थर यानी ग्रे रॉक की तरह बन जाइए। सिर्फ अपनी आंखों देखी और हकीकत पर भरोसा करें और कभी कोई सफाई न दे। याद रखिए, आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी खुद को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और आखिर में कमेंट्स में हमें ये जरूर बताइए कि इन 20 बातों में से कौन सी बात आपको असल जिंदगी में अपनाना सबसे मुश्किल लगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं।